हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिश शुरा है। आप लोग मुझे आज के करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज़ एनालिसिस की क्लास में देख रहे हैं। शुरू करते हैं। आज की न्यूज़ के अंदर क्या क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, उसका कंपोजिशन, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, और जजेस इंक्वायरी एक्ट, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है, इसे अपन पहले भी देख चुके हैं, वापस से रिवाइज करेंगे। और क्या है यूपीआई एंड पे नाउ, इसके बारे में देखेंगे। और सिंगापुर का मैप थोड़ा बहुत एक बार एनालाइज कर लेंगे। उसके अलावा आज जो है न्यूज़ के अंदर और तो कुछ था नहीं। एल नीनो ला नीना को देखेंगे। एल नीनो ला नीना के अलावा जो है रशिया ने न्यूक्लियर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो ये न्यूक्लियर ट्रीटी समझेंगे, न्यूक्लियर ट्रीटी क्या है। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, फ्रांस लॉबिंग इन इंडिया। ठीक है, फ्रांस जो है इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के साथ लॉबी वगैरह करने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया जो है यूएनजीए के अंदर कुछ वोट वगैरह करे। उसके बारे में भी समझेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको कहाँ मिलेगी। इस लेक्चर के पीडीएफ की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको ज्वाइन करके और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें। उसके अलावा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ये पुरानी जो है ये प्लेलिस्ट पड़ी है यहाँ पे, यहाँ से पुराने वीडियोज़ वगैरह आप लोग देख सकते हैं। चलिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। यहाँ पर भी आपके कुछ क्वेरीज वगैरह, डिस्कशन वगैरह कुछ है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, और जो है बाकी लोग जो भी हैं वो अप्लाई करेंगे वहाँ पर। चलो, सुप्रीम कोर्ट टू हियर उद्धव। देखो, ये वैसे तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, अपने काम की नहीं है। अपने काम की चीज़ है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिलती है। एक सेकेंड। ऑलराइट, इलेक्शन कमीशन को पावर कहाँ से मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 324 से मिलती है। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ये क्लियरली मेंशन्ड है कि पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वेस्टेड विथ इलेक्शन कमीशन। समझ में आया? ठीक है, तो क्या क्या अपन ने देखा, प्रेसिडेंट, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, उसके अलावा जो पार्लियामेंट है जिसके अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए, है ना, और जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं जिसके अंदर एमएलए और एमएलसी दोनों आ गए, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गई। ये जितने भी हैं, इनका जितनों का भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन कौन करेगा, आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो फिर जो ये किसका इलेक्शन नहीं करता है, ठीक है, वेतनों का तो इलेक्शन कर दिया, किसका इलेक्शन नहीं करता, तो जो स्टेट के जो लोकल बॉडीज होती है ना, जो लोकल बॉडीज होती है उनका इलेक्शन नहीं करेगा, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत वगैरह। समझ में है? चलो, फिर क्या चीज़ है, कंपोजिशन की अगर बात करें तो कंपोजिशन भी आर्टिकल 324 के अंदर दे रखा है कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के अंदर इतने कमिश्नर होंगे जितने प्रेसिडेंट समय पर डिसाइड करे। समझ में? प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है, अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और उसके अलावा क्या है यहाँ पर देखो, मैंने, हाँ चलो इसको जूम इन कर लेता हूँ यार। देखो, अगर है ना इसको वैसे देखने में प्रॉब्लम होती है तो एक आप ये भी चीज़ करा करो कि मैं तो जैसे मेरी फुल स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ आ रही है ना, मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पूरे लैपटॉप के ऊपर ये चीज़ दिख रही है तो मैं इसको देख सकता हूँ। लेकिन आप लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे लैपटॉप या मोबाइल वगैरह के अंदर जो छोटी सी स्क्रीन होती है वीडियो प्लेयर की, उसके अंदर देखते हैं तो पूरा दिखता नहीं है। समझ में? तो उसको आप जो है फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। चलो, यहाँ पे ये बात है कि अगर कोई और जो है इलेक्शन कमिश्नर वगैरह को अपॉइंट किया जाता है तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चेयरमैन के तौर पे एक्ट करेगा। किसका चेयरमैन? इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास जो है एक्स्ट्रा पावर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तीनों ही, अभी 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और तीनों के पास ही इक्वल पावर होती है। समझना? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट, हाँ, और जितने भी जो है रीजनल कमिश्नर्स हैं उन रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जो
इसको आगे देखेंगे, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो रीजनल कमिश्नर्स है उनको आफ्टर कंसल्टेशन, लिखा हुआ ना, कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करेंगे, फिर रीजनल कमिश्नर उन्हें जितने भी ठीक लगेंगे उन्हें अपॉइंट करेंगे। फिर क्या चीज़ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दी अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके पास इक्वल पावर होगी, ये मैंने आपको बता दिया है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनके पास वैसे पावर कितनी होती है, तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर इनके पास पावर होती है, और जो है उसी के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी भी होती है। और इनका जो रिमूवल होता है, तो रिमूवल भी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ही होता है, जैसे जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होता है। नाउ अपन ने पहले पढ़ा है कि भाई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल कैसे होता है। सबसे पहले तो एक जो है मोशन आएगा, है ना, और उस मोशन को कितने लोग सपोर्ट करेंगे, उस मोशन को 50 लोग सपोर्ट करेंगे राज्यसभा के अंदर अगर राज्यसभा में आता है तो, और 100 लोग सपोर्ट करेंगे अगर लोकसभा में आता है तो। फिर ये मोशन जो है, ये मोशन कहाँ पे जाएगा, ये मोशन जाएगा स्पीकर के पास, है ना, स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास, विच एवर द केस में भी। तो ये जो है ये मोशन जाएगा स्पीकर या फिर चेयरमैन के पास। स्पीकर चेयरमैन के पास जाने के बाद उनके पास ऑप्शन है कि वो इस मोशन को एडमिट करें या फिर रिजेक्ट कर दें। अगर वो एडमिट करते हैं तो फिर क्या चीज़ होगी, तो फिर जो है स्पीकर या चेयरमैन जिसके पास भी गया है वो एक 3 मेंबर कमेटी बिठाएंगे, ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बिठाएंगे। जिस 3 मेंबर कमेटी के अंदर कौन कौन होंगे बताओ, जिस 3 मेंबर कमेटी के अंदर एक तो जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, किसी भी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। दूसरे जो है सुप्रीम कोर्ट के या तो चीफ जस्टिस होंगे, और अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ ही है मोशन तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई दूसरे जज होंगे। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। फिर इनके अलावा और कौन होगा, तो ये तो 3 चीज़ होंगी। 3 के बाद देखो चौथे स्टेप के अंदर जो है एक बार ये लोग जो है प्रूव करेंगे। अब ये 2 ही ग्राउंड्स के ऊपर जो है इनका रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट हो सकता है। वो 2 ग्राउंड्स कौन से, पहला तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, और दूसरा है इनकैपेसिटी, ठीक है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में से कोई भी अगर एक प्रूव हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या चीज़ होगी, उसके बाद जो है ये बात वापस हाउस के अंदर जाएगी, और हाउस में इसके आने के बाद जो है इसके ऊपर वोटिंग होगी। दोनों हाउसेस के अंदर अलग अलग सेपरेट वोटिंग होगी, ध्यान देना, जैसे अमेंडमेंट के अंदर होती है वैसे सेपरेट वोटिंग होगी, और दोनों के ही अंदर स्पेशल मेजॉरिटी निकालनी पड़ेगी। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है पहले तो वोटिंग करने वाले जो टोटल व्यक्ति हैं वो कम से कम 50% से ज़्यादा होने चाहिए, मोर देन 50%, समझ में आया। उसके अलावा जो है जो वोटिंग होगी भी, तो इन 50% से ज़्यादा लोगों में से भी 2/3 लोग जो हैं वो इस वोट को सपोर्ट करें कि भाई हम चाहते हैं कि इनका जो है इम्पीचमेंट वगैरह हो जाए। एक बार ये चीज़ पास हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वापस से ये मोशन वगैरह जो है ये जाता है किसके पास, ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसके ऊपर एक ऑर्डर जारी करते हैं, जिस ऑर्डर के अंदर वो ये चीज़ बोलते हैं कि भाई दिस पर्सन स्टैंड्स आउट ऑफ द ऑफिस, या आप कुछ भी कह लो, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, मैटर इज डिसाइडेड बाय कमीशन, ये सब मैंने बता दिया, मेजॉरिटी वगैरह। 665 ये इनका टेन्योर होता है, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। 665 मतलब या तो 6 साल की सर्विस या फिर 65 ईयर्स तक की अटेन करने की सर्विस, समझ में आया, ठीक है, 665। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, 324 यहाँ पे ये देख लिया अपन ने, टेन्योर जो है। अब देखो ये कैसे जो है इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होती है। आप सबको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट बॉडी है, समझ में आया, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नाउ ये कैसे इंडिपेंडेंस वगैरह इसकी इंश्योर कैसे हो रही है, तो सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है किसके पास, जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये होता है कि जैसे प्रेसिडेंट जब चाहे तब उन्हें निकाल नहीं सकते हैं, डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और इनका जो पूरा प्रोसेस होगा रिमूवल का वो एज अ सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होगा, समझना है, जो कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपन ने देख लिया अभी, ठीक है। और हाँ, सेम सेशन के अंदर ये होगा, इसे भी याद रखना, अगर दूसरे सेशन में चला जाता है तो ऑटोमेटिकली लैप्स माना जाएगा, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी ईच हाउस वगैरह के अंदर चाहिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी वगैरह, ये सब चीज़ें कहाँ पर लिखी है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में है, न कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट पूरा दे रखा, और ये प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट मैंने आपको समझा दिया। अभी तक किसी का इम्पीचमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। जस्टिस वी रामास्वामी का प्रोसेस चला था, और जो है कमिटी ने ये चीज़ पाई भी थी कि हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है
गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, ठीक है। तो मिसबिहेवियर भी पाया था उन्होंने, लेकिन जो है कांग्रेस जो थी उस समय पर, तो आईएनसी ने वहाँ पर वोट नहीं डाला था, जिसकी वजह से ये जो है मूवमेंट, ये जो मोशन था ये फेल हो गया था। समझ में? फिर क्या चीज़ है, उसके अलावा जो इनकी सर्विस कंडीशंस है, सर्विस कंडीशंस भी इनके डिसएडवांटेज को लेकर चेंज नहीं की जा सकती है। इसका क्लियरली मतलब ये है कि जैसे इनको बोला गया कि आप आओ, आपकी सैलरी 50,000 होगी, समझ में? तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि एक बार इन्हें अपॉइंट करने के बाद जो इनकी सैलरी है वो 35,000 कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है, समझ में? ऐसा ये नहीं हो सकता कि सैलरी ओवरऑल चेंज नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ज़्यादा हो सकती है, वो बात है, लेकिन कम नहीं हो सकती जब वो टेन्योर के अंदर है। दूसरों के लिए लग सकती है वो चीज़, जैसे मान लो अगर 35,000 कर भी दी तो इस पर्सन के लिए नहीं लगी है, ठीक है, इनके लिए नहीं लगी है, जो नेक्स्ट पर्सन आएगा उसके ऊपर वो चीज़ लागू होगी। फिर क्या चीज़ है, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड। कोई और जो है अगर इलेक्शन कमिश्नर या रीजनल कमिश्नर भी है तो उसे भी जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बोलते हैं तब तक रिमूव नहीं किया जा सकता है, याद रखना। कहाँ जो है कॉन्स्टिट्यूशन लैग कर जाता है इलेक्शन कमीशन वगैरह के केस में, तो एक तो ये बात है कि कोई भी क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर के पास ये वाली डिग्री होनी चाहिए, ये इतना, ये ऐसा डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात ये नहीं है कि जो नॉट डिबार्ड फ्रॉम एनी अदर फर्दर, हाँ बिल्कुल, तो जो इलेक्शन कमिश्नर वगैरह हैं एक बार उन्हें यहाँ पे अपॉइंट करा तो उसके बाद नेक्स्ट वो किसी और पोस्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए अक्सर ये चीज़ होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस वगैरह जो कोई होते हैं तो उन्हें उनका वापस से फर्दर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, समझ में आया? ठीक है, एक बार यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गया फिर उसके बाद और कहीं पर भी कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या चीज़ है, अब ये देखो इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पे ये जो है कुछ एक चीज़ें दे रखी है जिसके अंदर जो है इंडिया और सिंगापुर, ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी ये बात। तो सिंगापुर का जो पे नाउ है और इंडिया का जो यूपीआई है, ये दोनों ने जो है अपनी सर्विसेज वगैरह को एक साथ जोड़ लिया। तो अब जैसे अगर आप सिंगापुर वगैरह जाते हो तो यूपीआई को यूज़ कर सकते हो, और सिंगापुर वाले अगर यहाँ आते हैं तो पे नाउ को यूज़ कर सकते हैं, समझा है? और क्या चीज़ है, सिंगापुर पे नाउ वगैरह ये चीज़ होगी, ये फर्स्ट अपना जो है फर्स्ट टाइम रियल टाइम ये रियल टाइम पेमेंट लिंकेज है। और अपना यहाँ पर देखो क्रॉस बॉर्डर फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन P2P पेमेंट फैसिलिटीज हैव बीन लॉन्च्ड, समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट एवर। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, लो कॉस्ट ट्रांसफर वगैरह के लिए अच्छा होगा, और बाकी बाकी चीज़ें दे रखी है। चलो यूपीआई की अगर बात करें तो यूपीआई के अंदर यहाँ पे देखो यूपीआई के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है। यूपीआई जो है आईएमपीएस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, याद रखना है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के ऊपर बेस्ड है। ये बनाया किसने है, तो एनपीसीआई ने बनाया है ना, एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई कब बना था, एनपीसीआई 2008 के अंदर बना था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर, है ना। कुछ जो है लीडिंग बैंक्स, उन लीडिंग बैंक्स ने इसको डिसाइड करके जो है इसको एक साथ बनाया था मिलके सबने। और उसके अलावा क्या चीज़ है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पुश और पुल ट्रांजेक्शन दोनों कर सकता है, प्लस बिल शेयरिंग का भी इसके अंदर ऑप्शन है। नाउ व्हाट इज़ पुश ट्रांजेक्शन, व्हाट इज़ पुल ट्रांजेक्शन? पुश ट्रांजेक्शन का तो ये मतलब होता है कि जैसे मैंने मान लो कि कोई भी दुकान के ऊपर QR कोड स्कैन करा और मैंने जितना भी मुझे मतलब ज़रूरत थी, जितना भी मुझे लगा उतना मैंने उन्हें पेमेंट करा, दैट इज़ पुश ट्रांजेक्शन। पुल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको ऐसा ध्यान हो तो कई बार वो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो है फिक्स, आप इतना पेटीएम वॉलेट के अंदर फिक्स इतना आ जाए, कट जाएगा आपके इसमें से, या फिर ये इस जगह पे फिक्स चला जाएगा, कोई बिजली का बिल वगैरह हो गया वहाँ पे ऑटोमेटिकली चल जाएगा, तो वैसा उसको बोलते हैं पुल ट्रांजेक्शन। पुल ट्रांजेक्शन के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली पैसा जो है आपके अकाउंट से कट जाएगा हर महीने, ठीक है, अगर आप उसको असेंट वगैरह कंसेंट वगैरह दो तो, ठीक है, और उतना कटेगा जितना आप बोलो उसको, ठीक है, समझ में, जिस भी चीज़ के लिए बोलो। फिर इवन बिल शेयरिंग भी हो सकती है, ऐसे किसी को पेमेंट वगैरह करा तो वो जो है आपको पेमेंट बांटना है, मान लो आप 3-4 दोस्त गए खाने पीने और आपको पेमेंट बांटना है, तो फिर आप उसके अंदर भी ये चीज़ कर सकते हो। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी की अगर बात करें तो ये भीम है, भीम यूपीआई दोनों साथ में काम करते हैं ना, भीम और यूपीआई। अब भीम क्या है, भीम वैसे एक ऐप है, जैसे अब काफ़ी सारे बैंक्स ना अलग अलग अपने अपने ऐप्स खोले, जैसे कि ये जो एसबीआई बड़ी हो गया है ना, एसबीआई बड़ी हो गया, एक्सिस पे वगैरह हो गया, तो फिर जो यहाँ पे भीम आया, ठीक है। ये भीम क्या चीज़ करता है, भीम जो है एक साथ जो है आप मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह को लिंक कर सकते हो और एक ही जगह से ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो। ये बेसिक जो फीचर फोन्स होते हैं, जो डब्बे वाले फोन्स होते हैं ना, ठीक है, डब्बे वाले मतलब मैं भी खूब लंबे टाइम तक ये नहीं यूज़ करता था, बट ठीक है,
तो जो है ये वाले जो फ़ोन्स होते हैं इनके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो *99# ऐसे यूएसएसडी लगाकर। यूएसएसडी क्या चीज़ होती है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। क्या चीज़ होती है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ठीक है, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ देखो, फ्लैमिंगोज के बारे में दे रखा है। ये रहे फ्लैमिंगोज अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रेटर फ्लैमिंगोज है ना। कुछ बेसिक आपको बताया तो बहुत ज़्यादा इनका बहुत वो कुछ नहीं है। ग्रेटर फ्लैमिंगोज है, अक्सर जो है इनके ऊपर कोई वो आता रहता है तो इसलिए थोड़ा सा बता दिया। ग्रेटर फ्लैमिंगोज हैं ये यार, ये वाडला वेटलैंड नहीं बताया मैंने आपको। चलो कोई बात नहीं, इसका मैप लगाना था वो मैं भूल गया हूँ। चलो बाकी चीज़ें देखते हैं। तो ग्रेटर फ्लामिंगोज की अगर बात करें, इन्हें किस में प्रोटेक्शन मिली हुई है? तो इन्हें एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में है ये। तो शेड्यूल 4 कोई बहुत ज़्यादा सीरियस केस नहीं होता, शेड्यूल 4 में है ये, मतलब ठीक है, वैसे तो सबको प्रोटेक्ट करना अपन को ज़रूरी है, बट शेड्यूल 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या चीज़ है, जो IUCN है, IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसके अंदर ग्रेटर फ्लैमिंगोज तो जो वो है वो नॉट थ्रेटेंड के अंदर लीस्ट कंसर्न में है। ठीक है, LC लीस्ट कंसर्न का मतलब कि भाई इनको ज़्यादा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। ठीक है, ये ठीक है, बढ़िया है, फल फूल रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, खेलना। और जो है कुछ एक टाइप के ऐसे फ्लैमिंगोज हैं जिन्हें वल्नरेबल और नियर थ्रेटन के अंदर डाल रखा है, बट जो ग्रेटर फ्लैमिंगोज यहाँ पर जो है ये ग्रेटर फ्लैमिंगोज है, ये लीस्ट कंसर्न के अंदर है, समझना। वाडला वेटलैंड का है, तो वाडला वेटलैंड वैसे अगर कभी आ जाता तो ये अहमदाबाद के पास गुजरात में है, समझना। फिर क्या चीज़ है, फिर देखो एल नीनो और ला नीना के बारे में यहाँ पे कुछ दे रखा है। एल नीनो और ला नीना के बारे में यहाँ पे कुछ दे रखा है। सबसे पहले ये एल नीनो और ला नीना होता क्या है, बेसिक यहाँ पे समझाता हूँ। तो एल नीनो और ला नीना जो है वो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के ही पार्ट होते हैं। ये एक साइकिल होता है जिसके अंदर कुछ टाइम के अंदर क्या है, एल नीनो इफेक्ट होता है, कुछ टाइम के अंदर ला नीना इफेक्ट होता है। अभी जो है पिछले 3 साल से ला नीना चल रहा है, जो कि काफ़ी जो है मतलब रेयर फिनोमिना है, इतना लंबा यूजुअली चलता नहीं है। ठीक है, ला नीना जो है हर 5 से 8 साल के अंदर आता है और एल नीनो जो है हर 3 से 5 साल के अंदर आता है। तो इस बार जो है उम्मीद की जा रही है कि इस बार हो सकता है कि एल नीनो आए। जब एल नीनो आता है तब इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर आता है, इंडियन एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा असर आता है, समझना है। अब देखते हैं एनसो साइकिल वगैरह। टेम्परेचर देखो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है कहाँ पर, ओशन में और एटमॉस्फेयर में। ओशन और एटमॉस्फेयर में क्यों होता है, क्योंकि कुछ वार्म करंट्स जो हैं वो आगे पीछे होते हैं कहाँ पर, जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर। तो ये जैसे मान लो कि भाई ये है ऑस्ट्रेलिया, नहीं ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, और उसके अलावा ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पर बीच में क्या है, बीच में पैसिफिक ओशन है पूरा का पूरा, ये साउथ पैसिफिक ओशन हो गया ना, नीचे वाला हिस्सा पूरा साउथ पैसिफिक ओशन हो गया। तो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, हर कुछ साल के अंदर वैसे तो यूजुअली क्या होता है, वैसे तो यूजुअली जो है गर्म पानी यहाँ से यहाँ जा रहा होता है, समझ में आया, इधर से इधर जा रहा होता है। और उसके अलावा क्या है, यहाँ से ऊपर जो है हम्बोल्ट करंट आ रहा होता है, हम्बोल्ट या फिर पेरुवियन करंट आ रहा होता है। ठीक है, पेरुवियन करंट आने की वजह से क्या होता है, नहीं इसको समझो, पेरुवियन करंट आने की वजह से क्या होता है, पेरुवियन करंट आने की वजह से यहाँ पे गर्म पानी जो है इकट्ठा हो रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट भी है। कौन सा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है ना। तो पेरुवियन करंट वगैरह होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट चल रहा होता है, इसके ऊपर प्री में क्वेश्चन आ चुका है। तो काउंटर इक्वेटोरियल करंट चल रहा होता है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है और ये उल्टा चला जाता है, और ये उल्टा जाके क्या होता है, उल्टा जाके यहाँ चलने लग जाता है। और यहाँ जैसे ही जाने लगता है तो इतना सारा जो पानी है वो सारा गर्म पानी कहाँ पर इकट्ठा होता है, यहाँ पर इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्म टेम्परेचर होगा या ठंडा टेम्परेचर होगा, ठंडा टेम्परेचर होगा, और इस तरफ क्या होगा, गर्म होगा कि ठंडा, गर्म टेम्परेचर होगा। तो इस फिनोमेना की वजह से क्या चीज़ होती है, इस फिनोमेना ये तो नीचे हो रहा है, यहाँ पे ऊपर आसमान में भी कुछ चीज़ें हो रही होती है। जैसे यहाँ पर समझो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर देखना है ना, ये नीचे पानी है, ये सारा पानी है, ठीक है। अब ऊपर आसमान की बात करते हैं। तो आसमान की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर वैसे गर्मी वगैरह हो रही होती तो क्या होता है, ये जो है गर्म टेम्परेचर ऊपर जा रहा होता और ऊपर जाके यहाँ पे जाता, यहाँ पे जाके क्या करता, वापस इधर आके नीचे यहाँ पे बारिश करता है ना। लेकिन क्या ऐसा होता, मतलब जैसे ये यूं चलता ना,
ठीक है, और यहाँ पर आकर बारिश करता और फिर वापस यूं ही जाता, ठीक है। ये ऊपर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एटमॉस्फेयर की बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है एल नीनो ईयर के अंदर, क्या ऐसा हो रहा है? ये तो नॉर्मल ईयर की बात करी, तो एल नीनो ईयर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो एल नीनो ईयर के अंदर क्या होता है, एल नीनो ईयर के अंदर ये जो साइकिल है, ये साइकिल उल्टा हो जाता है। और उल्टा होने के बाद क्या चीज़ होती है, ये जो है ये यहाँ से हवा नीचे आ रही होती, ये इधर से इधर जा रही होती, और इधर से ये रेस कर रही होती, समझ में आया? तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इस साल यहाँ पर बारिश होगी, ना कि यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर गर्मी होगी, समझ में आया, और यहाँ पर बारिश होगी, समझ में आया? अब देखो इसी चीज़ का जो है डायरेक्ट असर इंडिया के ऊपर भी आता है। वो इंडिया के ऊपर कैसे असर आता है उसको ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी की क्लास में डिटेल में समझेंगे, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर क्या चीज़ है यहाँ पर, एल नीनो वगैरह ये सब चीज़ें मैंने दे रखी है। एल नीनो और ला नीना, ला नीना का मतलब होता है जब ये वाला जो नॉर्मल करंट है, जब नॉर्मल हो रहा है ना, जो नॉर्मल जो प्रोसेस चल रहा था इससे पहले जो नॉर्मल देखा था, जब वो एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाता है। जब एब नॉर्मल हो जाता है तब तो एल नीनो बोलते हैं, जब नॉर्मल ही एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसे जो है अपन ला नीना बोलते हैं, समझ में आया? फिर क्या चीज़ है, कूल फेज वगैरह ऐसे कहते हैं। यहाँ पे ओशियानिक नीनो इंडेक्स, इससे इसे नापा जाता है कि भाई कैसा ला नीनो एल नीनो वगैरह कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। ओशियानिक नीनो इंडेक्स है ना। यहाँ पे मैंने कुछ इम्पैक्ट्स वगैरह डाल रखे हैं, तो इसको आप जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। फिर क्या चीज़ है, फिर देखो ये जो है इस न्यूज़ के अंदर क्या है, तो रशिया ने, मेजर न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है, इसके अंदर रशिया ने अभी एक ट्रीटी थी, स्टार्ट ट्रीटी, START, स्टार्ट ट्रीटी, उस स्टार्ट ट्रीटी को जो है अब उस स्टार्ट ट्रीटी को एक सेकंड, ऑलराइट, उस स्टार्ट ट्रीटी को जो है हटा दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ये रशिया और यूएस के बीच में थी और इसे सस्पेंड कर दिया गया है। और अब जो है इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर यूएसए जो है एग्रेसिव वगैरह हो रहा है और अगर यूएसए इसके लिए तैयार है, अगर यूएसए अब अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह करेगा तो हम भी बिल्कुल तैयार है, हम भी न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो एक छोटा सा कार्टून दे रखा है, कार्टून मज़ेदार है। इस कार्टून के अंदर क्या है, जैसे अभी बिडेन ने वहाँ पर सरप्राइज विजिट करी थी, तो बिडेन वहाँ पर जाकर कह रहे हैं कि पूरा देखो नेटो आपको सपोर्ट कर रहा है और हम आपके फुल सपोर्ट के अंदर है, रशिया को जीतने नहीं देंगे। इसकी वजह से भी रशिया एक तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया, और दूसरी बात जैसे यहाँ पर देखो तो ये जो बिडेन है ये ऊपर से ऐसे ब्रावो वगैरह कर रहे हैं और नीचे इतने सारे लोग जो हैं उनकी लाशें वगैरह बिछी हुई है, इतना सारा रबल वगैरह, इतना सारा जो है लाइफ एंड जो प्रॉपर्टी वगैरह का उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। UNGA इस न्यूज़ के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो फ्रांस है, फ्रांस अभी लॉबी कर रहा है किसके साथ, न्यू दिल्ली के साथ, ताकि न्यू दिल्ली जो है रशिया के खिलाफ वोट करे जो नेक्स्ट UNGA मीटिंग होने वाली है उसके अंदर, ठीक है। अभी तक क्या हुआ, अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई, सॉरी अभी तक जितने भी वोटिंग्स हुई है उसके अंदर न्यू दिल्ली ने, इंडिया ने वोट नहीं करा, एब्सटेन कर लिया वोटिंग से, समझ में, ठीक है। तो इसके ऊपर ये बात है। छोटा सा वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।